हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे BHU 2015 MSc केमिस्ट्री एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इस तरीके की वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। तो बिना देर किए चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, द प्लॉट्स of gaseous density versus temperature and of liquid density versus temperature for a substance कवरेज एट अ टेम्परेचर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो टेम्परेचर होते हैं, इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं। तो इस टेम्परेचर को आप याद रखिएगा, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर इसे हम कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द आर एम एस स्पीड ऑफ हीलियम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 1300 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द गैस विल बी क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा एंड बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ इसका सॉल्यूशन को, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है RMS। क्या दिया हुआ है आपको? RMS दिया हुआ है और उसकी वैल्यू कितनी दी है आपको? 1300 आपको दी हुई है, ओके। एंड RMS का वैल्यू क्या होता है? ये होता है आपका 3RT बाय आपका ये होता है M इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 1300। ये आपको हीलियम के लिए दी हुई है। तो आपको हीलियम के लिए पूछा जा रहा है कि इसकी मोस्ट प्रोबेबल क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है आपका मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला क्या होता है? आप मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है 2RT बाय M होता है, ठीक है। तो हमें ये पूछा जा रहा है। अब देखिए इस इक्वेशन से ही हम ये इक्वेशन आने की कोशिश करेंगे। देखिए आप कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस तरीके से रूट दिया हुआ है, ओके। एंड यहाँ पे हमने 3 को यहाँ पे रहने दिया एंड हमने इसे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 2 से इसे हम डिवाइड कर दिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जितना से हमने मल्टीप्लाई किया उतना से हमने इसे डिवाइड कर दिया एंड सिंपली यहाँ पे हम लिख दिया RT बाय M लिख दिए, ओके। एंड इजिकल टू आपको कितना दिया हुआ है? 1300 दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने यहाँ पे किसी तरीके की कोई चेंजिंग नहीं की है, सारी चीज़ वही है। अब देखिए ये जो वैल्यू है, ये आपका रूट का के अंदर में जो वैल्यू है वो आपकी ये वैल्यू है, ठीक है। एंड ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे अगर इससे हम √3/2 को अगर हम बाहर निकाल दें, यानी इसी क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे करूँ तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंटू यहाँ पे हो जाएगा √3/2। अगर मैं कर दूँ इससे मल्टीप्लाई तो कोई टेंशन यहाँ पे हमारा नहीं होगा। एंड इजिकल टू हमें कितना दिया हुआ? इजिकल टू हमें दिया हुआ था यहाँ पे 1300 हमें यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। एंड यहाँ पे जो √2RT/M ये कौन सी वैल्यू है? ये हमारा मोस्ट प्रोबेबल है। इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा? ये 1300 इंटू ये उधर चला जाएगा तो ये √2 बाय आपका ये 3 आ जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 1300 तो 1300 ही होगा। एंड √2 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसे मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ कि यहाँ पे है मोस्ट प्रोबेबल के लिए हमारा क्या था 1300 इंटू उसकी वैल्यू क्या थी हमारी? √2 की वैल्यू 1.414 एंड डिवाइडेड बाय जो है डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? √3 की वैल्यू 1.73। एंड जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1061.4 के करीब आ जाएगी, ठीक है ना। राउंड ऑफ में जो है आपका यहाँ पे इसे 1062 भी आप कह सकते हैं। तो आपकी वैल्यू इतनी आने वाली है। एंड ये जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर, देखिए हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है। तो उम्मीद आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा, ठीक है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए द पीसीडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, फॉर द कोबाल्ट कैटलिस्ट ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ टोलियन इन एसिटिक एसिड एट 87 डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ कोबाल्ट आर क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत सिंपल है। यहाँ पे अगर आप रेट कांस्टेंट को देखेंगे, अगर आप यहाँ पे सोल्यूशन नहीं उलझना चाहते हैं तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट का यहाँ पे देखें तो यूनिट क्या है? पर सेकंड दिया हुआ है, ओके। एंड पर सेकंड किसके लिए होता है? ये आपका होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं करेक्ट आंसर? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फॉर द रिएक्शन 2AB2 ये आपका रिवर्सिवली यहाँ पे जा रहा है, किस में जा रहा है? यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, ठीक है ना। ये दिया हुआ है 2AB2, ठीक है ना। ये आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है? यहाँ पे ये जा रहा है इस तरीके से। एंड ये आपका रेट कॉन्स्टेंट K1 है। एंड ये आपको रेट कॉन्स्टेंट दिया हुआ है K इस तरीके से दिया हुआ है, K यहाँ पे -1। एंड ये आपका जा रहा है किस में? A2B4 में जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ A2B4 के लिए हमें पूछा गया है, A2B4 के लिए हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन को तो यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे जो A2B4 है वो बोथ इस K1 कांस्टेंट पे भी डिपेंडेंट है एंड ये K-1 कांस्टेंट पे भी डिपेंडेंट है। यानी अगर आप यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ A2B4 लिखेंगे D, ठीक है ना, इसे मैं अच्छे तरीके से करता हूँ यहाँ पे, ओके। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसे लिखूँ DA2, ठीक है ना, यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ
डी, ये हो जाएगा A2B4 बाय डी टी। इसके फॉर्मूले के लिए मैं अगर बात करूं तो ये फर्स्टली क्या हो जाएगा, इसके लिए अगर बात करें तो सबसे पहले तो रेट कांस्टेंट K1 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K1 के लिए क्या हो जाएगा आपका, सिंपली हो जाएगा K1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा AB2 होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एंड उसका के इनवर्स के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये माइनस में चला आएगा। ओके, एंड माइनस के लिए आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, के इनवर्स, ठीक है, के इनवर्स आपका ये आ जाएगा A2B4 आ जाएगा। किसके लिए आ जाएगा, A2B4, यानी ओवरऑल इक्वेशन क्या आ गया आपका, यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे K1 इंटू ये हो गया AB2 होल स्क्वायर, ठीक है, एंड यहाँ पे के इनवर्स जो है आपका यहाँ पे A2B4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होने वाला आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे डी आ जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, द एंजोमोलाइसिस ऑफ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑफ सबस्ट्रेट्स हैज अ माइकल्स कांस्टेंट दिया हुआ है 0.035, यानी Km की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है, Km की वैल्यू दी हुई है आपको 0.035। ओके, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको माइकल्स इक्वेशन जो होता है उससे आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है ना। माइकल्स इक्वेशन जो होता है वो आपका होता है जिसे हम माइकल्स मेंटेनेंस इक्वेशन बोलते हैं, वो होता है R इज इक्वल टू आर मैक्स इंटू यहाँ पे आपका आ जाता है क्या आता है, इंटू एस डिवाइडेड बाय आपका होता है ये Km प्लस एस होता है। ओके, ये आपका ये इक्वेशन होता है, एंड सिंपली हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है कि जो माइकल कांस्टेंट Km है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है, ठीक है ना, एंड उसका क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम रेट यानी आर मैक्स की वैल्यू आपको दी हुई है 1.50 दी हुई है, एंड व्हाट शुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर विच द रिएक्शन रेट वुड बी रिड्यूस्ड टू, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 0.75 इंटू 10⁻⁻3, यानी ये रेट की वैल्यू दी हुई है, तो हम ये एस जो कंसंट्रेशन उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे पूछी गई है। तो इस इक्वेशन को आप नोट कर ले, चलिए इसमें इसका मैं जो सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे इक्वेशन क्या था हमारा, आर इज इक्वल टू आर मैक्स इंटू हमारा था यहाँ पे एस डिवाइड बाई Km प्लस एस था। ओके, एंड जब आप यहाँ पे आर की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपकी आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.75 इंटू 10⁻³ दी हुई है -3 इज इक्वल टू आपको कितने दी हुई है, यहाँ पे आर मैक्स की वैल्यू दी हुई है 1.50 इंटू 10⁻, यहाँ पे हमें दिया हुआ है -3 इंटू हमें यहाँ पे दिया हुआ है एस डिवाइड बाई Km की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.035 प्लस आपका यहाँ पे दिया हुआ है एस। ओके, इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो 0.75 से इसे हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स चलाएगा, एंड 10⁻³ एंड 10⁻³ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको इधर बचेगा क्या, यहाँ पे आपको बचने वाला है यहाँ पे सिंपली लेफ्ट साइड में बचेगा 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू सिंपली एस डिवाइड बाय 0.035 प्लस ये आपका आ जाएगा एस, एंड सिंपली इसे आप इधर ले चले जाएँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.035 प्लस ये एस हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू एस कंसेंट्रेशन आने वाली है, एंड सिंपली अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो सिंपली एस की जो वैल्यू आने वाली है आपकी, जो सिंपली यहाँ पे 2s में 1s माइनस करेंगे तो यहाँ पे सिंगल s बचेगा, एंड s इज इक्वल टू जो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे आ जाएगी 0.035 आपकी वैल्यू इतनी आने वाली है। ओके, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, the entropy of activation for a reaction is related to the frequency factor A in Arrhenius equation is, कैसे रिलेटेड होता है आपका एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन, यानी E A एंड A के बीच में जो है क्या रिलेशन है, ये में पूछा गया है। तो आपको पता है, ठीक है ना, आपको पता है K इज इक्वल टू क्या होता है आपका A e⁻ माइनस E A बाय ये होता है RT, एंड बोथ साइड में आप यहाँ पे क्या कर दे, लॉग लगा दे या ln लगा दे, ठीक है। ln K इज इक्वल टू आपको क्या होता है ln A माइनस E A बाय RT, आपको ये पता है, ये क्वेश्चन आपका आता है। एंड सर्टेन मान ले जो K की जो वैल्यू है उसे अगर आप यहाँ पे 0 मान लेते हैं या फिर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ln A इज इक्वल टू जो है आपका यहाँ पे इसे हम 0 मान लेते हैं ओवरऑल, ठीक है ना, इज इक्वल टू EA बाय RT। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो EA एंड RT के बीच में जो रिलेशनशिप है, सॉरी EA एंड ln A के बीच में रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली है, यानी EA जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ln A है, यानी EA कैसे रिलेटेड है, ln A से रिलेटेड है, A से रिलेटेड है, यानी फ्रीक्वेंसी फैक्टर A से किस तरीके से रिलेटेड है, ln A के फॉर्म में रिलेटेड है। यानी आप कह सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। एंड यहाँ पे ये कितने स्टेप में हो रहा है, ये 2 स्टेप में हो रहा है, कैटेलाइज्ड बाय बी आर आयन, ठीक है ना। फर्स्ट इस यहाँ पे जो रिएक्शन दिया हुआ स्लो है एंड सेकंड फास्ट दिया हुआ है। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमें पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसे हम लेते हैं यहाँ पे, एंड जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये 2 सबस्ट्रेट पे आपका डिपेंड कर रहा है, यानी इसका जो रेट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगा। इसलिए डायरेक्टली हम कह सकते हैं ये सेकंड ऑर्डर आपका ये रिएक्शन होने वाला है, ठीक है ना। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो है मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके के जितने क्वेश्चन रहेंगे तो ठीक है ना, आप अगर उसके जेन्युइन तरीका को भी अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे चले बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग मैकेनिज्म दिया हुआ है, द ओवरऑल ऑर्डर पूछा गया है। तो यहाँ पे ये स्टेप जो है स्लो है एंड पी के रेस्पेक्ट में हमें ये ऑर्डर पूछा गया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं डी पी बाय, ठीक है, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी, ठीक है, इतना तो आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो ए कंसेंट्रेशन है वो आपका फास्ट जो रेट हो रहा है उस पर भी डिपेंडेंट है, यानी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसे आप लिख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आप इसे मैं लिखना चाहूँ तो 1/2A2 इज इक्वल टू आपका ये ए हो सकता है, ठीक है ना। एंड ए की कंसंट्रेशन कितनी बराबर है, ए की कंसंट्रेशन को हम रेट के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। तो आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि A2 टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए कंसंट्रेशन, ठीक है। इतना अगर आप कर लेंगे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ए के कंसंट्रेशन को आप A2 से रिप्लेस कर दें, यानी के इंटू A2 टू द पावर 1/2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आपका यहाँ पे बी आ जाएगा। एंड अगर ओवरऑल अगर आप इसे सम करना चाहेंगे, ठीक है ना, अगर आप इसे सम करना चाहेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आने वाली है ये आ जाएगी 1/2 प्लस यहाँ पे 1, यानी ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। ये ऑर्डर मैं निकाल रहा हूँ कि यानी ये 1.5 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा आ जाएगा 1.5। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1.5 हमारा ऑर्डर आने वाला है। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द प्लॉट ऑफ द डेटा P by V against P for the adsorption of CO on a charcoal at 273 Kelvin has been found, ठीक है ना, लीनियर बोला गया है। What isotherm does the adsorption follow, कौन सा आइसोथर्म ये फॉलो करेगा। तो इसका मैं आंसर अगर आपको बताऊं, ठीक है ना, तो ये आपका फॉलो करेगा बेट आइसोथर्म। क्या करेगा, बेट आइसोथर्म। अगर आप बेट की इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो वो इक्वेशन आपका सिंपली होता है P डिवाइडेड बाय आपका होता है यहाँ पे P बाय V टोटल, ओके, V टोटल इंटू P नॉट माइनस P इज इक्वल टू आपका होता है 1/V मोनो इंटू C प्लस C माइनस 1/V मोनो, ठीक है, इंटू C यहाँ पे हो जाएगा C एंड यहाँ पे होता है आपका ये P/P नोट। ये आपका इक्वेशन होता है, ठीक है ना। ये आपका होता है बेट आइसोथर्म का इक्वेशन। एंड आपको यहाँ पे सिंपली ये पूछा गया है कि P/V अगेंस्ट P इक्वेशन आपको यहाँ पे प्लॉट पूछा गया है। एंड ये जो प्लॉट आपकी कुछ इस तरीके से आती है, ठीक है ना, तो यही प्लॉट आपका पूछा गया था। तो यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस केस के लिए जो है वो हो जाएगा आपका बेट आइसोथर्म, यहाँ पे करेक्ट आंसर जैसे मैंने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, क्रिस्टल सिस्टम जो है कैरेक्टराइज्ड बाय ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। एंड यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको यहाँ पे सिंपली पूछा गया है कि ये कौन सा आइसोथर्म आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। तो अगर आपने मेरी क्रिस्टल सिस्टम की अगर आपने ट्रिक देखी है तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेंगे, ठीक है ना। तो नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाके रैंक बूस्टर जो है फर्स्ट वीडियो ही है और सेकंड वीडियो हो गया वो होगा आपका फिजिकल केमिस्ट्री की रैंक बूस्टर, वहाँ पे आप विजिट करके देख लेंगे। वहाँ पे बहुत अच्छी ट्रिक मैंने डाली रखी है, ठीक है ना। तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस के लिए ये होता है आपका मोनोक्लिनिक के लिए। किसके लिए होता है, मोनोक्लिनिक के लिए आपका सिस्टम होता है, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मिलर इंडिसेस, ठीक है ना, ऑफ द प्लेन्स, ठीक है, ऑफ द प्लेन्स इंटरसेप्ट्स 4A 6B एंड इन्फिनिटी वेयर B एंड C आर द यूनिट सेल एज लेंस आर, ओके। तो इसके लिए हमें मिलर इंडिसेस पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए मिलर इंडिसेस के लिए आप सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो कांस्टेंट है उसे आप सबसे पहले अलग लिख ले, ओके। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट क्या दिए हुए हैं हम देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा है 4 6 एंड इन्फिनिटी दिए हुए हैं। एंड इसके जो है हमें मिलर इंडिसेस निकालने हैं तो इसको क्या करें आप रिवर्स कर दें। तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटी। एंड सिंपली जो है आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना है 6 एंड 4 का। तो आप अगर एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 पे करीब। एंड इस 12 को जो है आपको तीनों से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। एंड यहाँ पे 4 3 जा हो जाएगा, ठीक है, 3 टाइम्स 6 2 हो जाएगा। एंड 1/इन्फिनिटी जो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे कौन सा आया, यहाँ पे आया सिंपली आया 3 2 0 आ गया, ओके।
तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ पाउडर डिफ्रैक्शन फोटोग्राफ फ्रॉम टंगस्टन shows lines which index as 110, 220, 211, 220, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया हुआ है। द सिमेट्री ऑफ द यूनिट सेल कौन सा है, हमें यहाँ पे पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको अपने सॉलिड स्टेट के फर्स्ट लेक्चर में जो है मैंने एक ही लेक्चर में जो पूरा सॉलिड स्टेट पढ़ा के रख दिया था, ठीक है ना। तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी आप विजिट करके जरूर देख लेना, ठीक है ना। तो उसमें मैंने बताया था कि जब यहाँ पे आपको इस तरीके से दिए हुए होते हैं तो इसे आप क्या कह सकते हैं, एच के एल इस तरीके से मान सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर एच के एल ऑल अगर इवन होंगे, ठीक है ना, ऑल अगर इवन होंगे या फिर ऑल ओड होंगे तो उस केस में मैंने बोला था वो एफसीसी होंगे, या फिर ऑल आर डिफरेंट होंगे तो मैंने बोला था एससीसी होंगे। बट अगर इन तीनों के सम अगर आपके इवन आ गए तो आप कहते थे वो बीसीसी है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इनके अगर ऐड करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा जो कि इवन है, इसका भी ऐड हो जाएगा 2 एंड इसका भी हो जाएगा 4, ये भी इवन है। एंड 2 to 4 यानी ये आपका हो जाएगा 4, ये भी इवन हो गया। एंड 3 + 1 4 इवन हो गया, ये भी 6 इवन हो गया, ये भी 6 इवन हो गया, ठीक है ना। एंड ये आपका 4, देखिए यहाँ पे सारे जो है आपके इवन है, एच प्लस के प्लस एल जो है सारे अगर इवन आ जाते हैं तो वो आपके होते हैं बॉडी सेंटर्ड के लिए होते हैं। किसके लिए होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए आपका ये होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एट द क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर फेनोल वाटर, ठीक है, सिस्टम दिया हुआ है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सामने आती है, और वो ये है कि सबसे पहले जो है आपको फेज काउंट करने पड़ते हैं एंड यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करना है। तो एफ इजिकल टू क्या होता है, एफ इजिकल टू होता है सिंपली सी माइनस पी प्लस 2। एंड यहाँ पे देखेंगे कंपोनेंट्स देखें तो हमारा यहाँ पे फेनॉल एंड वाटर यानी हमारा 2 कंपोनेंट्स है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है फेज, फेज में क्या होगा, जस्ट लाइक यहाँ पे आपने वाटर डाला हुआ है एंड यहाँ पे जो है आपने क्या किया, यहाँ पे आपने इसमें फेनॉल डाल दिया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने इसे 2 कलर से इसीलिए दिखाया बिकॉज फेनॉल एंड वाटर जो होता है आपस में इमिसिबल होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 कलर में दिखाया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि जो फेनॉल एंड वाटर होते हैं, एंड बहुत सारे इंटरेस्ट में आपको इसी से क्वेश्चन पूछ जाता है, ठीक है ना, फेनॉल एंड वाटर सिस्टम से ही कि फेनॉल एंड वाटर जो होता है आपस में इमिसिबल होते हैं। एंड इमिसिबल होने के कारण जो है उनके फेज भी 2 हो जाते हैं। अगर मिसिबल होते तो फेज 1 होते, बट बिकॉज बोथ आर लिक्विड स्टेट, स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज करते हैं, लेकिन बोथ आर डिफरेंट फेज में होते हैं। तो यानी हमारे यहाँ पे फेजेस भी हो गए, वो 2 हो गए, तो 2 - 2 + 2 यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी आने वाली है 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एस आई यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी इज ग्रे वेयर एज, ठीक है ना, वेयर एज द सीजीएस यूनिट इज रेडियन, ठीक है ना। तो 1 ग्रे इज इक्वल टू क्या होगा, हमें ये पूछा गया है। तो एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना होगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है आपका 0.01 ग्रे होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें पूछा गया 1 ग्रे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपली इसे उधर ले जाइए, यानी ये हो जाएगा 100, ठीक है ना, 100 ये हो जाएगा आपका रेडियन। तो यानी आपका करेक्ट आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज 10 to the power -4 मोलर, इंक्रीजेस सस्टेनली, ठीक है ना, विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल, दिस इज ड्यू टू मिनिमाइजेशन ऑफ, ये ऐसा इसीलिए होता है ड्यू टू रिलेशन इफेक्ट के कारण होता है। ये क्यों होता है, ये रिलेशन इफेक्ट के कारण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फॉर अ परफेक्ट गैस हैज Q इजिकल टू 0, किसके लिए यहाँ पे Q इजिकल टू 0 होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं, आपको सिंपली Q इजिकल टू 0 यानी आपको सिंपली आइडियाबेटिक प्रोसेस देखना है। एंड यहाँ पे अगर आप सारे ऑप्शन देखेंगे तो सिंपली आपको एक ही ऑप्शन में आइडियाबेटिक यहाँ पे आपको प्रोसेस दिखेगा, आइसोबैरिक आइडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज आइडियाबेटिक में जो होता है Q इजिकल टू आपको हो जाता है 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए, फॉर द प्रोसेस H2O सॉलिड से जा रहा है आपका H2O लिक्विड में इन अन आइस वाटर बाथ एट 0 डिग्री सेल्सियस वेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको यहाँ पे ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ एंट्रोपी एंड यहाँ पे एंथैल्पी के बीच में रिलेशन दी हुई है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ पे देखिए ये सॉलिड है, ठीक है ना, एंड ये आपका लिक्विड है। एंड आपको पता है लिक्विड का एंट्रोपी होता है ऑलवेज सॉलिड से ज़्यादा। एंड इसी केस से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं, यानी हमारा यहाँ पे कहना है कि डेल्टा एस जो है लिक्विड स्टेट का हमारा इस केस के लिए ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें कह सकते हैं कि जो टी डेल्टा एस होगा इस केस के लिए आपका यहाँ पे
मोर देन जो होगा आपका डेल्टा एच, यानी अगर डेल्टा जी के इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो ये क्या होता है एच माइनस टी डेल्टा एस हो जाएगा। एंड ये टी डेल्टा एस जो है आपका इस केस के लिए जो है आपका मोर हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा डेल्टा एच से हमारा ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये हमारा मोर पॉजिटिव हमारा इस केस के लिए वैल्यू हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज एंड दूसरा ऑप्शन मैंने बोला कि लिक्विड स्टेट की एंट्रोपी भी ज़्यादा होती है आपकी इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द गिब्स इक्वेशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है डज नॉट अप्लाई व्हेन द सिस्टम इज, देखिए ये जो ये इक्वेशन कब अप्लाई नहीं होता है, जब आपका इन्वर्स पीवी वर्क जब ओनली होता है ना, तब ये इक्वेशन आपका अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना, ये इक्वेशन आपका अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ रियल सॉल्यूशन इज वन विच, रियल सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो कि आपका जो है रोल्स लॉ ओबे नहीं करता है, जो कि आपका रोल्स लॉ ओबे नहीं करता है, उसे हम रियल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ 1C व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज सफिशिएंट लो एज, हमें ये पूछा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे लाइन आपको दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एंड आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो आपने कोलराउस लॉ पढ़ा होगा, ठीक है ना, एंड उसके बाद जो है आपने एक आपने डिवे हकल ऑन सेगर इक्वेशन भी थ्योरी पढ़ा होगा, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आपका मेनली यूज होता है। एंड उस इक्वेशन में आपने ये पढ़ा होगा कि जो आपका आपने इक्वेशन वहाँ पे देखा हो कि यहाँ पे लेमडा एम सी इज इक्वल टू लेमडा एम एट इन्फिनिटी माइनस ये होता है बी रूट सी होता है, ठीक है ना, ये होता है आपका इक्वेशन बी रूट सी होता है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका लेमडा एम सी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लेमडा एम जो कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट सी के प्रोपोर्शनल है। यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर आप इसे नेक्स्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो क्या लिख सकते हैं, सी को आप सी टू द पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि लीनियरली विथ सी टू द पावर 1/2, क्या कह सकते हैं, लीनियरली विथ सी टू द पावर 1/2। ओके, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अंडर व्हाट कंडीशन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऑफ अ रिएक्शन बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, किससे इंडिपेंडेंट टेम्परेचर हो जाएगा, किस कंडीशन पे, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा एक इक्वेशन, अगर आप यहाँ पे आपको याद होगा, ठीक है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा आपने कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है माइनस आर टी एल एन के होता है। ओके, ये आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उससे रिलेशन है। एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है आपका एच डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, आपका ये होता है। एंड अगर एक केस मान लेते हैं कि जब डेल्टा एच को हम क्या करते हैं, जीरो करते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू जब जीरो कर देंगे तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस टी डेल्टा एस हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे डेल्टा जी जो है दोनों साइड के लिए ये तो आपके लिए सेम हो गए, यानी आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन की आप ये कह सकते हैं। एंड दो बोथ केसेस के लिए जो है आप यहाँ पे टी को कैंसिल कर सकते हैं, यानी आपकी जो वैल्यू आने वाली है इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस माइनस भी पॉजिटिव हो गया। ओके, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा आर एल एन के। तो अब ये जो इक्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया। तो यहाँ पे कौन से कंडीशन पे ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया, जब डेल्टा एच इज इक्वल टू आपका जीरो आया था तब ये इक्वेशन जो आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया। यानी आप इस इक्वेशन में कह सकते हैं कि जो आपका डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो है तब ये आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है 0.76 एंड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.25 एंड हमें यहाँ पे एक सेल दिया हुआ है, ठीक है, सेल दिया हुआ है। एंड यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन होता है आपका एनोड में एंड रिडक्शन होता है आपका कैथोड में। तो हमें इसके लिए पूछा गया है कि जो ईएमएफ क्या होगा। तो ईएमएफ के लिए मैंने आपको अपने रैंक बूस्टर सीरीज में जो फर्स्ट लेक्चर ही उसमें मैंने बताया था ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप उसे देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। आपको जब भी यहाँ पे इस तरीके से सेल दिए हुए होते हैं एंड आपको यहाँ पे ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो आप दोनों ही पोटेंशियल को जो है रिडक्शन में कन्वर्ट कर दे। तो इसको हम रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी M2 पॉजिटिव से अगर हम M में चले जाएँ तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 0.76 चले आएगी। एंड ये तो हमारे रिडक्शन में दिया हुआ है। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको, सिंपली आपको कर देना है, ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, देखिए सिंपली आप क्या करेंगे, जो ई सेल होगा ई नोट सेल जो होगा ई कैथोड माइनस
ई एनोड कर देंगे। क्या करेंगे? ई कैथोड माइनस ई एनोड। एंड ये तो जो है आपका ये ऑक्सीडेशन और था, उसे हमने रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया था, यानी ये हमारा ऑक्सीडेशन में, यानी हमारा एनोड में ही है, एंड ये हमारा है कैथोड में। एंड हमें जो है कैथोड के लिए क्या दिया हुआ है? देखिए 0.25 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 0.25 वैल्यू दी हुई है। यानी अगर हम ई कैथोड की बात करें तो ई कैथोड हमारा कितना है यहाँ पे? 0.25 एंड माइनस ई एनोड कितना है? -0.76। एंड इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.01, जो कि आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका इस जगह पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें। द ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर द हाइड्रोजन मोलिक्यूल इन अ 100 सेंटीमीटर क्यूब, आपको यहाँ पे दिया हुआ है वेसल में 298 केल्विन इज कितना दिया हुआ? 2.77 दिया हुआ है। द क्यू फॉर D2 मोलिक्यूल अंडर द सेम कंडीशन वुड बी, यानी हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन जो है आपको हाइड्रोजन के लिए दी हुई है, एंड आपको यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट करना है ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर ड्यूटेरियम के लिए। तो आज ही मैंने जो है ट्रांसलेशनल के लिए जो है आपको ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन का जो लेक्चर ऑलरेडी डाला है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे प्लीज़ विजिट करके उसे भी देख लेना। ओके, तो चलिए इसका मैं सोल्यूशन करता हूँ। यहाँ पे आप देख लेंगे कि जो क्यू ट्रांसलेशनल है आपका हाइड्रोजन के लिए कितना दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2.77 दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके, तो मैंने आपको जो है वहाँ पे इक्वेशन दिया था ट्रांसलेशनल के लिए, वो क्या मैंने बोलता है? क्यू ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू होता है, मैंने दिया था 2πm/kT डिवाइडेड बाय h² होल टू द पावर, आपका हो जाएगा यह 3/2 इंटू v, ठीक है, इतना हो जाएगा। एंड आपको यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, ये आपको दी हुई है 2.77 इंटू 10⁻26, आपको इतनी वैल्यू दी हुई है। अब ये किसके लिए? आपको हाइड्रोजन के लिए, तो आपको ड्यूटेरियम के लिए पूछा गया है, ठीक है। एंड आपको पता है हाइड्रोजन के लिए जो मोलिकुलर मास का जो वैल्यू होता है, ठीक है ना, वो m जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है, या इसे आप अगर कन्वर्ट करेंगे, जो स्मॉल m है, इसे मैंने वहाँ पे बताया था कि इसको आपको किस में कन्वर्ट करना होगा? कैपिटल M इंटू एन ए में आप इसे कन्वर्ट कर देंगे। मैं इसी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कैपिटल M/N में अगर आप इसे कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज m स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल M/NA, ये आपकी वैल्यू होती है। ओके, तो ये वैल्यू आपकी होती है, तो इसे मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए इसमें आपको सिंपली करना क्या है, जो मोलिकुलर मास होता है हाइड्रोजन के लिए वो तो वैल्यू 1 होती है, यानी इस m की वैल्यू अगर आपकी हो चाहे नहीं हो, इस इक्वेशन की वैल्यू तो आपकी उतनी ही की उतनी वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ पे मैं इसे इस तरीके से कर सकता हूँ, क्या ये जो वैल्यूज आपको यहाँ पे दी हुई है 2πkT/h² इंटू NA जो दी हुई है होल टू द पावर 3/2 इंटू v, इस तरीके से लिख सकता हूँ। एंड जो m की जो वैल्यू थी m टू द पावर 3/2 आपको यहाँ पे दी हुई थी, इस तरीके से मैंने इसे इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे इस इक्वेशन के लिए, तो यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू आपको दी हुई है, ये तो आपको यही वैल्यू दी हुई है, एंड जो m आपको यहाँ पे दी हुई है उसे तो हम यहाँ ड्यूटेरियम के लिए पुट कर सकते हैं, यानी इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे मैं इसे पुट कर दूंगा, एंड m की वैल्यू मैं ड्यूटेरियम के लिए पुट कर दूंगा, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं पुट करता हूँ इसकी वैल्यू को, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 2.77 इंटू 10 टू द पावर हो गया 26, एंड m टू द पावर 3/2, यानी ड्यूटेरियम का जो मोलिकुलर मास होता है वो होता है 2, एंड 2 टू द पावर 3/2 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा हमारा 2.77 इंटू 10 टू द पावर 26 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 2 टू द पावर 2/3 हो जाएगा, ये आता है वैल्यू 2.82 वैल्यू आता है, एंड जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7.83 इंटू 10 टू द पावर 26। इस तरीके से जो है आप वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका इस केस के लिए, ऑप्शन नंबर आपका आने वाला है डी, आने वाला है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एंड ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमें, इस क्वेश्चन को जो है मैं जब रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन जब पढ़ा लूँगा तो उसके बाद जो आप इस क्वेश्चन को खुद ही कर पाएंगे, ठीक है। एंड उसका जो आप मुझे इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में आप ही मुझे बताएंगे, मैं इसका सोल्यूशन अभी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स डज नॉट शो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, हमें पूछा गया है कौन शो नहीं करेगा। एंड जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, यानी हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए हमें जो शो करते हैं उनके लिए क्या होनी चाहिए, उनके लिए होनी चाहिए डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। एंड जिसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं होगा वो जो होगा हमारा IR इनएक्टिव हो जाएगा, वो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमारा शो नहीं करेगा, सॉरी रोटेशनल स्पेक्ट्रा वो शो करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है।
जो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे HCl देखें तो इसकी डाइपोल मोमेंट है, आपको पता है। एंड यहाँ पे CH3 की भी डाइपोल मोमेंट होती है, आपको ये भी पता है। लेकिन अगर यहाँ पे सिस एंड ट्रांस की बात करें, तो अगर आप सिस ट्रांस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, जब आप ट्रांस ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, जब आप ट्रांस ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ये Cl यहाँ पे लगा दिया, एंड Cl ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन। एंड जब सिस ड्रॉ करूंगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे, एंड ये Cl एंड ये आपका ये हाइड्रोजन। तो यहाँ अगर बात करेंगे तो सिस वाले का जो है डाइपोल मोमेंट म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। बट इस केस में ये दोनों डाइपोल मोमेंट जो आपस में कैंसिल कर देंगे, एंड म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड चूंकि यहाँ पे ट्रांस वाले के लिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आपका यहाँ पे 0 आ रहा है, इसीलिए हमारा प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा आपका यहाँ पे नहीं देगा, बिकॉज आपके लिए एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका यहाँ पे प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 26 नंबर। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है, एंड अगर आपको सॉल्यूशन पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अनदर स्टूडेंट्स को इसके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिब्स डुहेम इक्वेशन इस क्या होगा। देखिए इसके लिए क्या होता है, ये इक्वेशन जो होता है मेनली होता है, ये होता है आपका NID म्यू आई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होता है। एंड यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन में ए एंड ऑप्शन में डी में आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो चलिए मैं आपका यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर सकता हूँ एक ट्रिक से। देखिए यहाँ पे डुहेम में क्या होता है, डुहेम आप कैसे कहते हैं, DUHEM, यानी डुहेम में आपका स्टार्टिंग कैसे होता है, DU से स्टार्ट होता है, किससे होता है, DU से स्टार्ट होता है। एंड आपको मेनली कन्फ्यूजन जो होगा आपको DU एंड DN में कन्फ्यूजन होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर ये DU होगा तो आप जहाँ भी इक्वेशन देखेंगे, जहाँ भी DU आपका टर्म होगा वही आपका गिब्स डुहेम इक्वेशन हो जाएगा। एंड उसी साथ में जो आपका यहाँ पे NI मल्टीप्लाई होगा, यानी NID म्यू आई जो होगा इज इक्वल टू 0, आपका समेशन ऑफ 0 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिब्स डुहेम इक्वेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच सॉल्वेंट्स वुड यू प्रीफर टू डिटरमिन द मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल नॉन आयनिक सॉल्यूट बाय फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, किसे आप प्रीफर करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली पता चलूँ, जिसकी KF की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसे ही आप प्रीफर करेंगे। एंड यहाँ पे चारों ऑप्शन देखेंगे तो कैम्फर की KF वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो आप इसे सिंपली आप आंसर आप इसे करेक्ट कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा आप यहाँ पे सोचने की बात ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द IR स्पेक्ट्रम ऑफ वाटर सोर्स 3 बैंड्स, जो IR एक्टिव बैंड्स है वो 3 बैंड्स है। हाउ मैनी बैंड्स डू यू प्रेडिक्ट फॉर CO2। ठीक है, CO2 के लिए कितने बैंड्स होंगे, तो CO2 के लिए जो वाइब्रेशनल बैंड्स होते हैं वो आप देखिए, CO2 आपका एक यहाँ पे क्या है, क्लीनर मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 3n माइनस ये हो जाएगा 5, एंड ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी हो जाएगा 3 × 3 माइनस 5, यानी ये हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको यहाँ पे IR स्पेक्ट्रा पूछी गई है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जो 4 स्पेक्ट्रा आ रही है, तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता चलूँ कि जो CO2 की जो एक यहाँ पे स्ट्रेचिंग होती है वो आपका एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है, जिसके कारण डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू आपका 0 आता है। ठीक है, एंड अनदर के मुकाबले जो होता है एक डाइपोल मोमेंट आपका इस केस के लिए 0 आता है, एंड इस 0 आने के कारण जो होता है एक यहाँ पे जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है वो आपका IR इनएक्टिव हो जाता है, एंड जिसके कारण जो है ये आपका IR इनएक्टिव होने के कारण वो मोड आप नहीं लेंगे, यानी 4-1 मोड कर देंगे, यानी आपका टोटल मोड हो जाएंगे आपके 3। कितने मोड हो जाएंगे आपके, IR एक्टिव 3 मोड हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मिनिमम एनर्जी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज 0, किसके लिए मिनिमम एनर्जी आपका 0 होता है। तो यहाँ पे आपने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा होगा कि EJ इज इक्वल टू क्या होता है, BJ × J+1 होता है, एंड J इज इक्वल टू 0 के स्टेट में जो है ये एनर्जी जो आपकी 0 आ जाती है, यानी E0 इज इक्वल टू आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होती है आपकी 0 हो जाती है। इसीलिए जो है हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मिनिमम एनर्जी होता है किसके लिए 0 होता है, वो हमारा होता है रोटेशनल एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए होता है, एंड वाइब्रेशन के लिए आपको पता है 1/2 H होता है, जिसे आप 0 पॉइंट एनर्जी भी कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन से पसंद आए होंगे, अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियोज़ में नेक्स्ट के सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।